हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार को 10 महीने पूरे होने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार की उपलब्धियों पर सवाल खड़े कर रहा है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 महीने में सरकार की एक ही उपलब्धि है, संस्थानों को बंद करने की। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है, न सरकार में तालमेल है और न ही मंत्री और मुख्यमंत्री में। इसका खामियाजा प्रदेश को अब उठाना पड़ रहा है। सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश के उद्योग बर्बाद हो रहे हैं, नई उद्योग इकाइयां बंद होने की कगार पर है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश में चल रहे उद्योगों को दी रियायतें खत्म करके उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। उद्योगों की बिजली शुल्क बढ़ाने समेत अन्य रियायतें जो हैं वो खत्म करने से उद्योग जो हैं प्रदेश से दूरी कर रहे हैं। ऐसा ही चलता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब उद्योग पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश से किनारा कर लेंगे। वहीं कांग्रेस ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि आपदा में बीजेपी राजनीति कर रही है और बीजेपी पर हिमाचल के साथ ना खड़े होने का आरोप जो है वो कांग्रेस ने लगा दिया है। 10 महीने के कार्यकाल में अगर मैं चौक चौराहे पर खड़ा होकर के पूछूं कि इस सरकार की एक उपलब्धि बताइए, तो आदमी इधर देखता है, उधर देखता है, सोचता है एक उपलब्धि गिनने लायक क्या है। और हमने किसी जगह हमने बच्चों के बीच में बैठ करके हमने बात करने लगे, हमने कहा एक उपलब्धि बताइए, नहीं मालूम। लेकिन किसी ने बीच में कहा कि एक उपलब्धि सरकार की यह है कि जो चले हुए संस्थान 1000 से ज्यादा की संख्या में, जहां डॉक्टर बैठ करके मरीज का इलाज 8 महीने से कर रहा था, तहसीलदार 6 महीने से तहसील को चला रहा था, बीडीओ 4 महीने से ब्लॉक का ऑफिस चला रहा था, उन संस्थानों को बंद करने की यही एकमात्र उपलब्धि पर भारतीय जनता पार्टी ने ये जो हिमाचल प्रदेश में त्रासदी हुई, इस त्रासदी का जो दौर रहा, जब लोग बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, बेघर हो गए थे, हर किसी से जब मदद की दरकार और उम्मीद प्रदेश के लोग कर रहे थे जो प्रभावित थे, उस दौर में जो आचरण भारतीय जनता पार्टी का रहा और जिस तरीके की पॉलिसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चली, उसमें इन्होंने इस तरीके से काम किया, इस तरीके की बयानबाजी रोज़ करने की जो थी, इन्होंने एक रूटीन बनाया, जिससे ये नाइक बनने के प्रयास में अभी जो विधानसभा का सत्र हुआ, उस सत्र में जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की सोच और इनकी जो कार्यक्रम है वो बेनकाब हुआ। जैसे संकल्प पत्र हमारी हिमाचल गवर्नमेंट लेके आई, आपदा के दृष्टिगत केंद्र से 1200 करोड़ की जो है वो राहत राशि मिले, राष्ट्रीय आपदा घोषित हो, उसको लेकर जो संकल्प पत्र विधानसभा में हमारी गवर्नमेंट लेके आई, उस संकल्प पत्र का समर्थन ना करके भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर बेनकाब हुई है, बैक फुट पे गई है। इसलिए मैंने कहा कि नायक बनने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के नेता खलनायक बन गए। तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि नायक बनने के चक्कर में बीजेपी के नेता खलनायक हो गए हैं। वहीं पर जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं उसके चलते उद्योग जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विवेक शर्मा जो हैं वो बीजेपी की तरफ से, कुशल मोक्टा जो हैं कांग्रेस की तरफ से, चमन राकेश आचरा जो हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आप सभी का स्वागत है। आपको आवाज मिल रही है? मैं विवेक शर्मा, मुझे तो आ रही है। जी जी विवेक शर्मा जी, मैं आपसे ही सबसे पहले सवाल लेना चाहता हूं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के लोग चाहते थे कि वो नायक बने, लेकिन खलनायक बन गए हैं, आपदा में सियासत कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि उद्योग जो हैं वो सरकारी नीतियों के चलते जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। हिमाचल से एक दिन आएगा कि सारे उद्योग जो हैं वो पलायन कर लेंगे। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जो है, जो जिस तरह की नीतियां उद्योगों के लिए वहां अपनानी चाहिए थी वैसी नहीं अपनाई गई? ये तो विषय बड़ा प्रमाणित है और स्पष्टता से दिख रहा है कि कांग्रेस की नीतियां हैं, कांग्रेस जिस तरह से चल रही है
कांग्रेस की इंडस्ट्री को लेकर कभी भी प्राथमिकता नहीं रही, चाहे वो पूर्व की सरकारें रही हो या कांग्रेस की केंद्र की सरकार रही हो या कांग्रेस की वर्तमान सरकार रही हो। अब ये लोग इंडस्ट्री को समझ नहीं पाते हैं या इंडस्ट्री इनकी प्राथमिकता पे नहीं रहती है, ये अपने आप में एक विवादास्पद प्रश्न है। और वर्तमान में जिस प्रकार से ये इन्होंने बिजली की दरें बढ़ाई हैं, चाहे इंडस्ट्रियल एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरियाज में अन्य इशू हो, चाहे उसमें इंडस्ट्री के पलायन करने का मामला हो, इन सब चीजों को अगर आप इसके आंकड़े जुटाएं तो सरकार को इनसे पता लग जाएगा कि पिछले गत 6 महीने में कितने लोगों ने जीएसटी नंबर सिलेंडर किए। ये इस बात का प्रमाण पत्र है। और सरकार का अपना आंकड़ा 4000 है, जो पूर्व के जुलाई से पूर्व वाले सेशन में इन्होंने जो दिया था उसमें इन्होंने कहा कि 4000 लोग इस समय डिफॉल्टर हो गए, हमारे यहाँ जीएसटी डिफॉल्टर्स हो गए। तो जब 4000 लोग जीएसटी डिफॉल्टर हो गए तो अर्थात वो चले गए यहाँ से किसी ना किसी कारण वो छोड़ के। अब वो क्यों जा रहे हैं, इस पर सरकार के पास तो श्वेत पत्र तो इसका लाना चाहिए था सरकार को, इंडस्ट्री क्यों यहाँ से माइग्रेट कर रही है, क्या श्वेत पत्र तो लाई है सरकार आपके खिलाफ वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाकर। हेलो विवेक जी, श्वेत पत्र तो आपके खिलाफ लाई है सरकार। हेलो, बोलिए बोलिए, बात पूरी करिए। नहीं, आप मुझे कह रहे हैं बोलने के लिए? हाँ जी हाँ जी, आप कह रहे हैं श्वेत पत्र लाती, मैं ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस सरकार श्वेत पत्र तो आपके खिलाफ लाई है वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाकर। नहीं, वो कांग्रेस क्या लाई है वो एक अलग विषय है, पर इंडस्ट्री के ऊपर कांग्रेस का क्या रुख है उसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी है ही नहीं उसमें। कांग्रेस ने क्या तय किया है इंडस्ट्री को लेकर के, कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है? ठीक है, क्या वो चाहती है कि माइग्रेट कर जाए? पूछ लेते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ कुशल मोक्ता जुड़े हैं। कांग्रेस इंडस्ट्री को लेकर के चाहती क्या है? हाँ बताइए कुशल मोक्ता जी, पूछ रहे हैं बीजेपी की तरफ से विवेक शर्मा जी पूछ रहे हैं आपसे कि क्या नीतियां हैं इंडस्ट्रीज को लेकर, उद्योग को लेकर, कांग्रेस के पास क्या प्लान है अगले 4 साल के लिए? 1 साल तो आपका बीत गया। देखिए ऐसा है, इनको तो पूछने का हक भी कोई नहीं है, पर विपक्ष में इनको बिठा दिया जनता ने, इसीलिए हम इनका सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले तो शर्मा जी ने एक बात बोली कि कांग्रेस का तो कोई योगदान ही नहीं है कि वो इंडस्ट्री यहाँ पे स्थापित करने में या फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर छोटी छोटी इकाइयां स्थापित करने में। मैं तो आपको इनका जवाब दे दूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर और जितनी भी फैक्ट्रीज या जितनी भी छोटी इकाइयां आज कार्य कर रही, चाहे वो हमारी बद्दी के अंदर कार्य कर रही है, चाहे हमारा वो आपकी जो हमारी दवाइयों के क्षेत्र में अच्छा काम हमारा बद्दी के अंदर हो रहा है, चाहे कोई हमारे विनिर्माण का कार्य कोई बद्दी के अंदर हो रहा है, वो उस क्षेत्र को निर्माण करने की बात हो, वो कांग्रेस सरकार की सोच है, इनको ये ज्ञात होनी चाहिए चीजें। और रही बात यहाँ पर जो है आपके हमारे उद्योग को स्थापित करने की और उद्योग को जो है खींचने की अपनी तरफ, तो हमने वीरभद्र सिंह जी की अगुवाई में सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की थी, जबकि ये पूरी तरीके से खोल दी गई थी मार्केट हिमाचल प्रदेश के अंदर कि आप आइए यहाँ पर जो है ना कार्य कीजिए, यहाँ पर स्थापित कीजिए इकाइयों को। अब बात करते हैं भाजपा के पिछले कार्यकाल की, इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करवाई थी। मैं आपको बोल दूं इतना पैसों का दुरुपयोग किया और दावा किया इन्होंने कि हम 96,000 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश के अंदर लाएंगे। पूछिए विवेक शर्मा जी से कितना इन्वेस्टमेंट आया, आपने नीदरलैंड में शो किए, आपने जर्मनी में जो है ना पैसा वेस्ट किया हिमाचल प्रदेश सरकार का, हिमाचल के लोगों का क्या लाया? वो खोदा पहाड़ निकला चूहा। इनसे कोई जो है ना थोड़ा सा भी, जिसको आप बोलते हैं कि अगर 1% भी उसका अगर कोई हमको रिजल्ट निकलता, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आती तो हम स्वागत करते। इसीलिए इन लोगों को कोई हक नहीं है ये रही सरकार की आने जो है 4 सालों के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में भी ये बातों का जिक्र किया है कि हम जो है गांव की तरफ जाएंगे, हम जो है विलेज टूरिज्म की तरफ जाएंगे, हम जो है सांस्कृतिक पर्यटन की तरफ जाएंगे, और उसी दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। और अभी हमारे हाटकोटी की बात कर रहा हूँ, हाटकोटी को एक ऐसा क्षेत्र घोषित किया गया जिसको कि सांस्कृतिक पर्यटन की दृष्टि से जोड़ा जाएगा। हमारे चूड़धार को भी जो है ना वहां पर वो रोपवे की बात की जा रही है, शिकारी देवी रोपवे की बात की जा रही है। पूरे प्रदेश को पर्यटन और इंडस्ट्री से जोड़ा जा रहा है, छोटे छोटे कार्य हो रहे हैं। और एक मजे की बात मैं आपको बता दूं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, हाँ, पहुंच रही है, हमारे जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है हर्षवर्धन चौहान जी, उन्होंने अभी पीछे बैठक में भी भाग लिया जीएसटी की, जो हमारी उत्तर क्षेत्रीय जो हमारी बैठक हुई सारे मुख्यमंत्रियों की, उसमें इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने एक बात रखी कि जो हमारा जीएसटी और इन्होंने जो जीएसटी नंबर की बात की, जो हमारे छोटे उद्योग जो होटलियर जो हमारे हैं उनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए
जो भी चीजें हैं उसमें हमारी जो केंद्र सरकार है हमें भी जो है जो अपने साथ जोड़ने का कार्य करे, जो मुख्य स्कीमें हमारी केंद्र की है। और जीएसटी को तो हमारी तरफ से ये बोला जा रहा है कि बागवान छोटे उनके लिए तो माफी होना चाहिए जो ये पैकेजिंग चीजें हैं। तो हम लोग नहीं उलझा रहे हैं जीएसटी में, केंद्र सरकार उलझा रही है। हम हर प्रकार से काम कर रहे हैं और पूरे 5 साल हम जो है ना उद्योगों को स्थापित करने के लिए पूरा काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। आजिता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपदा के वक्त जो हिमाचल में एक रीढ़ मानी जाती थी अर्थव्यवस्था की, पर्यटन, वो बिल्कुल ठप हो गया है और इस वक्त हिमाचल के सामने चुनौतियों का पहाड़ सामने खड़ा है। किस तरह से उद्योग जो हैं उनके लिए सरकार को नीतियां ऐसी बनानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रदेश में निवेश आए? और जिस तरह से जयराम ठाकुर आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? जयराम ठाकुर जो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की नीतियों के चलते क्या उद्योग हिमाचल से बाहर जाने का रुख अपना रहे हैं क्या? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको जी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बड़ी पते की बता देता हूं। जब से 2003 के बाद ओपन अप हुआ था हिमाचल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और उसके लिए, आप इन दोनों सरकारों से आप कभी पूछिए कि कितने लोग हिमाचली लोग, नंबर ऑफ जो बेनिफिशरीज हैं वो कितने हैं। इनको कुछ नहीं है। इन दोनों ने मलाइया चाटी है, खाया है भ्रष्टाचार का पैसा, मिल बांट के खाया है। क्योंकि सारे के सारे इंडस्ट्रियल जो जितने भी यूनिट्स यहाँ पे लगे, या वो कहीं नेबरिंग स्टेट से पुरानी मशीनरी लेकर के बद्दी बरोटी वाला में आप हालत देख लीजिए क्या किया। उसके बाद वापस जा करके आपके पास भी रिपोर्ट्स हैं सारी की सारी। 70% हिमाचल को जो हिमाचलियों को जो वहाँ पे रोजगार मिलना था वो आज तक नहीं है। पूरे के पूरे में वहाँ पे यूपी से लेकर के, बिहार से लेकर के, बाहर से उन लोगों को लेबर लानी पड़ती है। हमारे यहाँ पे आप कितने बच्चों को रोजगार ये दे पाए? दूसरा, अभी ये इतने गपोड़ शंख वाली बातों करते हैं, इनको ये नहीं पता कि आने वाले फ्यूचर्स में क्या है। ईवी में इनको पूछिए आपकी पॉलिसी क्या है, कितने आपने स्टेशन मार्क करे हैं उसके लिए, कितने आप नंबर ऑफ वो 2025 तक कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स डीजल के बाहर करेंगे आप, कितने नए आएंगे उनके लिए चार्जिंग स्टेशन का डेटा, नया जो टेक्नोलॉजी है आप इनको बताइए। उसकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या आपके पास है? सॉफ्टवेयर जो कि हिमाचल में हब बन सकता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। अभी भी मैं आपको दोबारा बताता हूँ, हमारे बच्चे गुड़गांव, नोएडा, चंडीगढ़, सारे बीपीओ उसमें इंडस्ट्री में इनके पास क्या पॉलिसी है? जीरो पॉलिसी है। अब ये पलायन नहीं करेगा। अब ये जैसे जैसे पैकेजेस खत्म हो रहे हैं वो सारी की सारी पॉलिसी वापस क्यों नहीं है इंडस्ट्री। और ऊपर से इन्होंने पावर उसमें जो सेस लगाने वाला भी हुआ है। अब वो मान लीजिए हाइड्रो, उसमें तो वैसे भी हम लोग पहले से कह रहे थे कि भाई जितना हो चुका है आप कीजिए। अब इन्होंने टूरिस्ट का हालत क्या कर दिया है? इन्होंने जो ऑल इंडिया परमिट्स हैं उसकी वायलेशंस करके टूरिस्ट सेक्टर जो एक था उसको इन्होंने छोड़ा नहीं। वहां पे स्ट्राइक पे लोग बैठ गए। वो कह रहे हैं कि एक बस में अगर आपको आना है 42 सीटर बस को, तो उतना तो उसका फेयर नहीं बन पाएगा, उतना उसको मार्जिन नहीं है जितना उसको टैक्स भरना है। वो क्यों भेजेगा अपनी बस? अब आप इंडस्ट्रियल उसमें से देखिए कि आप हमारे यहाँ पे फार्मा एक बहुत बड़ा एक उद्योग था, वो वापस जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हाउस में ऑटोमोबाइल्स में 2, 4, 5, 10 यूनिट को छोड़ करके उन्होंने एंसिलरी यूनिट्स जो हैं जितने पहले के लगे हैं वही है। तो इंडस्ट्रियल उसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद बताइए यहाँ पे इन्होंने क्या उनको फ्री वो दिए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट जब तक खड़ा नहीं हो पाएगा तब तक आप नेबरिंग स्टेट में जो हिमाचल जैसी बिल्कुल पास लगती है उसको फायदा सबसे ज्यादा थी। वहां पे इन्होंने कोई पूछ नहीं करा, पंजाब गवर्नमेंट को या हरियाणा गवर्नमेंट को पूछ नहीं करा कि आप इसको एयरपोर्ट को थोड़ा जल्दी कीजिए या इसको बड़ा कीजिए। अब यहाँ पे आपके पास एक ही अब वो रह गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ जो वो यूथ्स हैं वो अनएम्प्लॉयड बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज सारे छोड़ के जा रहे हैं, हमारे यहाँ जॉब क्रिएट हो नहीं रही। और ये इनको यही नहीं पता सरकार को कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी हिमाचल के लिए पहाड़ी राज्य होने के नाते क्या होनी चाहिए। तो जब तक अंदर बैठे इनके हालत अपने खराब हैं, खुद नहीं आपस में डिसाइड कर पा रहे कि किसको मंत्री लेना है किसको नहीं लेना है। और ये मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि सबसे बड़ा दुखद जो विषय है वो हमारे जो रोड डैमेज हो गए हैं अपर शिमला या बाकी के रोड जो है रूरल, वहाँ पे तो छोड़िए, वहाँ पे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी इंडस्ट्री कोई बिल्कुल करने की कोशिश करेगा भी। रोड्स, जब तक रोड्स नहीं बनेंगे तब तक प्रॉब्लम्स जो हैं वो और ज्यादा बड़ी सामने रहेंगी। विवेक जी,
एक और सवाल जो है कांग्रेस लगातार उठा रही है, मुख्यमंत्री खुद उठा चुके हैं कि धर्मशाला में जो मीट हुई थी उसमें जी खर्चा किया गया लेकिन हिमाचल को कुछ नहीं मिला। हालांकि बीजेपी कह रही है कि कोरोना के चलते जो निवेश आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। क्या 5 साल में बीजेपी ने कोई ऐसी नीतियां बनाई थी जिससे कि जो हिमाचल से यूथ जो है वो बाहर चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई भाग रहा है काम की तलाश में, उसको रोकने के लिए कुछ ऐसी नीतियां जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल में बनाई थी क्या? मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूं, और उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपको आपके ध्यान में डालना चाहता हूं। मुझे लगता है जो हम आज हमारी बहस का मुद्दा है वो है इंडस्ट्रियल पलायन, और हम जा रहे हैं रेवेन्यू की तरफ कि जीएसटी प्रोत्साहन, बागवानों की स्थिति, ट्रांसपोर्ट, होटल्स, एयरपोर्ट, ये जो मुद्दे हैं ये रेवेन्यू से कंसर्न हो सकते हैं, इंडस्ट्री से कंसर्न नहीं है। इंडस्ट्री इज एन सेपरेट इशू। इंडस्ट्री का पलायन करना, और वहां पर जो अभी हमारे भाई साहब जो आम आदमी पार्टी के हैं, मैं क्षमा चाहूंगा इनका नाम इस पर राकेश आजता जी हैं, राकेश आजता जी हैं। राकेश जी ने जो विषय उठाया कि हिमाचली को कितने प्रतिशत रोजगार प्राप्त हो रहा है और कितने प्रतिशत नहीं हो रहा है। अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं माननीय सुखविंदर सिंह जी ने, उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा कि 78% अभी भी वहां पर लगभग लोगों को हिमाचली लोग वहां पर लगे हुए हैं। ये सरकार का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। और दूसरा विषय मैं एक और बताना चाहता हूं कि 14 अप्रैल 2021 की रिपोर्ट है कि जो MESC है, MEMS है, मीडियम स्मॉल मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्री जो है, वो लगभग बद्दी की जो थी, मैं सिर्फ बद्दी की बात कर रहा हूं, अब इसमें कालाम और अदर आर नॉट इंक्लूडेड, ये लगभग 60 कंट्रीज को ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू क्रिएट कर रही थी। ये 14 अप्रैल 2021 की रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट है, ये भी मेरे आंकड़े नहीं है, आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे अगर ये लोग वहां जाकर उसको देखना चाहेंगे। प्रश्न ये है कि इंडस्ट्री माइग्रेट क्यों कर रही है? इंडस्ट्री माइग्रेट करने का कारण है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट महंगी है, रॉ मटेरियल बाहर से आता है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होती थी, इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल पैकेज मिला, इंडस्ट्री रुकी। और ये एक बड़ा सामान्य है कि हिमाचल के लोग भी वहां हैं, ऐसा नहीं है, संख्या 2, 3, 5% हो सकती है, लेकिन पूरे भारतवर्ष की इंडस्ट्री वहां है। आप केवल इससे केवल हिमाचल के संदर्भ में ना देखें, देश के संदर्भ में देखें, लगभग 42,000 यूनिट्स हैं इस समय जो फार्मा के हैं, और उनके माइग्रेट करने का कारण है इनकी नजरअंदाजी करना, उनसे एक्सटॉर्शन लेना। और द बेसिक नेचर ऑफ द इंडस्ट्री ये होती है, वो कभी विवादास्पद नहीं होना चाहती, चुपचाप वो धीरे धीरे वहां से माइग्रेट कर जाती है। दिस इज द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। जहां से आए थे वहां से भी इन्हीं कंडीशंस पे आए थे, और अगर आज यहां से जा रहे हैं तो वो इन्हीं कंडीशंस पे जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक एनवायरनमेंट नहीं है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, चाहे वो वहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का इशू हो, चाहे वो बिजली जैसी महंगी हो गई। आज इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी हिमाचल गवर्नमेंट दे रही है वो सबसे महंगी दे रही है। हालत ये है कि वहां पर उनको सुनने वाला कोई नहीं है, उनसे वाद संवाद करने वाला नहीं है। रहा प्रश्न ये सिंगल विंडो क्लियरेंस का या अन्य फैसिलिटीज का, आपको इंडस्ट्री को देनी पड़ेंगी अगर आपने उनको रिटेन करना है। आप उसमें श्रेय लेने का प्रयास मत करें कि इसने किया उसने नहीं किया, किसने हटाया किसने किया। आप इंडस्ट्री के लिए क्या कर रहे हैं इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम जो आप धर्मशाला वाला मामला आप उठा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सिंगल यूनिट, मैं सिर्फ एक यूनिट के बारे में बात कर रहा हूं, जिस यूनिट को हमने स्टडी किया था वो था सनातन धर्म सिटी, जिसमें 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना था, और वो चला गया विदर्भ में, महाराष्ट्र में। हिमाचल की वर्तमान सरकार उसको संभाल नहीं पाई। उनसे अरेबियन कंट्रीज में जितने हिंदू थे वो यहाँ पर एक सनातन सिटी बनाना चाहते थे, जो लगभग 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और उसमें उन्होंने सिर्फ सरकार से NOCs मांगी थी, जमीन भी खुद खरीदना चाहते थे। और मजेदार बात है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको टेकअप कर लिया। हिमाचल गवर्नमेंट के अधिकारी या राजनेताओं में इतनी क्षमता नहीं थी कि उसको रिटेन कर पाते, और उसको अट्रैक्ट करने में सबसे बड़ा हाथ रहा अनुराग ठाकुर जी का। वी शुड बी थैंकफुल टू हिम। उन्होंने उसको रिटेन किया, यहाँ से अधिकारी भी गए और उन्होंने UAE जाके उनसे बातचीत भी की। लेकिन अगर आप 3,000 करोड़ रुपए को रिटेन नहीं कर सकते हैं तो ये फेलियर किसका है? ठीक है, फेलियर किसका है? कुशल मुक्त, ये वर्तमान सरकार का फेलियर था। हाँ, पूछ लेते हैं कांग्रेस से। कुशल मुक्ता जी, देखिए उद्योगों से एक्सटॉर्शन
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और उद्योगों को नहीं संभालने का, ये सारे आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है। और उद्योग, अभी इन्होंने बताया कि सनातन सिटी की बात कही, जो दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है उसने टेकअप कर लिया, तो क्यों सरकार हर मोर्चे लॉ एंड ऑर्डर की ये मुद्दा उठा रहे हैं? क्या जमीन पर जो काम सरकार को 10 महीने में करने चाहिए थे, क्या नहीं कर पाए? बीजेपी आपसे पूछ रही है। देखिए ऐसा है, कांग्रेस ने रिकॉर्ड काम किए हैं 10 महीने में। सबसे पहले तो हमने भाजपा ने जो गंद, जो हमारा जो करप्शन फैलाया हुआ था, पेपर लीक के मामले, एचपीएसएससी में नीलामी के मामले, भ्रष्टाचार, पैसे लेकर नौकरी के मामले, उसको साफ किया है ना। उसके बाद पूरी तरीके से जो पटरी से बाहर अर्थव्यवस्था हमारी थी, उसको संभालने के लिए पूरा श्वेत पत्र भी ले आया है, उसकी भी हमने पूरी व्यवस्था कर दी है। रही बात इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में, जो इन्होंने बात बोली कि भाई सनातन सिटी के लिए 3000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही थी, इनके समय में इन्वेस्टर्स मीट हुई, ये इनके समय का मामला है। अगर इतने ही आप धर्मात्मा थे, इतने ही आप यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने वाले थे, उसी वक्त दे देते सारी क्लियरेंस, क्यों नहीं दी? अभी 6-7 महीने हुए, मैं सत्य बोलूं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा कि कौन सी ये 3000 करोड़ रुपए की जो हमारी इन्वेस्टमेंट आनी थी, कि हमारी सरकार की क्या कमी रही, परंतु मैं ये बोल देना चाहूँ 96,000 करोड़ की इन्होंने डींगे हाकी थी, 96,000 करोड़। और इसमें से अगर 3,000 करोड़ बात कर रहे हैं, तो इतना तो मेरे ख्याल से इन्होंने करोड़ों रुपए में जिन्होंने जो है टेंट लगवाए, करोड़ों रुपए में जिन्होंने विदेशों के अंदर जा करके इसके डींगे हाके। हमें इसका दुख नहीं है, अच्छी बात है अगर इन्वेस्टमेंट लाते आप, हमें खुशी होती है, रोजगार आता, हमें इसमें दुख नहीं है। ये बीजेपी कांग्रेस अपनी जगह पर है, लेकिन वर्तमान में अगर आप ये बात करूं, जो आस्था जी भी बात बोल रहे थे, प्रोफेसर की तरह, जैसे प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे यहाँ पर ये जो ना एक भाषण दे रहे थे। ये भाषण देना और जो ना एक अपने विचार रखना, ये बहुत अच्छी बात है, आसानी से हो सकता है ये, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये जो हमारा प्रदेश है, इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर जो है ना उद्योग को अपनी तरफ आकर्षित करना बहुत मुश्किल काम है। कांग्रेस ने भी जोर लगाया, बीजेपी ने भी जोर लगाया, मैं इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ, लेकिन बात यह है कि पॉलिटिकल भी आपकी विल किसकी है। हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आते ही दमदार तरीके से विलेज टूरिज्म की तरफ जाने के लिए पूरा अपना जोर लगा दिया, और जितने भी हमारे गाँव के अंदर जो टूरिस्ट प्लेस है, बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात आने वाले समय के लिए, इंडस्ट्री है ये, टूरिज्म हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर हमारे अंदर बड़े बड़े हमारे प्लेन एरिया हमारे पास बहुत कम है, इतना ज्यादा नहीं है, तो हम उसके तरफ जा रहे हैं, ये हमारा प्रयास है। सरकार का आरोप लगाना बहुत आसान है। अस्ता जी, मैं ठीक है, बोलना चाहता हूं, कुशल गुप्ता जी, जो है बात है, हमारी पार्टी का यहाँ अस्तित्व नहीं है, परंतु आप अपने पंजाब के हालत देख लीजिए, आपका तो मुख्यमंत्री दिल्ली से चलता है। रही बात इनके, हमारे बीजेपी के स्पोर्ट्स पर्सन है, मेरे अजीज है, हमारे बड़े हैं मुझसे, मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ, सर आपने भी अच्छा काम किया, 96,000 करोड़ का दिया, झांसा आया 3-4 हजार करोड़ भी नहीं, लेकिन हमसे भी जो 5 साल में बन पड़ेगा वो आपके सामने है, हमारा सहयोग कीजिए, मुझे ज्यादा अधिक नहीं बोलना इस पर। आस्था जी, आप बताइए कि जयराम सरकार के वक्त ये कहा गया कि मंडी में एयरपोर्ट बनेगा, बल में वो नहीं बन पाया। अभी कांग्रेस सरकार ने घोषणा की है इंटरनेशनल एयरपोर्ट कांगड़ा में बनेगा, और ये मुझे लगता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कांगड़ा में बन रहा है, ये आज से पहले 10 साल 5 साल पहले भी बन सकता था, लेकिन हम लेट हो गए। कितना मजबूत हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहिए ताकि निवेश जो है वो ज्यादा से ज्यादा आए। और दूसरी बात है कि रियायतों की बात बीजेपी कर रही है कि बिजली महंगी हो गई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इन सब चीजों पर काम और तेज करना चाहिए? राकेश जी, देखिए ना, पॉलिसी मेकिंग में जब लोग बैठते हैं तो उसमें डिफरेंट एरियाज के एक्सपर्ट्स को रहना बहुत जरूरी होता है। और मुझे नहीं पता कांग्रेस में कितने लोग एक्सपर्ट्स हैं या इस चीज को जानते हैं। अभी तक जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो चपोटा साहब, काला आम, बद्दी, बरोटीवाला, और ऐसे जाते जाते किरतपुर तक आप ऊना के बॉर्डरिंग स्टेट उस पर ज्यादा हुआ, नेबरिंग स्टेट से साथ जहाँ पे बॉर्डर थे। उसका पहला जो रीजन, जो पहले हमारे शर्मा जी हैं उन्होंने भी कहा था कि देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट क्या होता है, वो बड़ा एक वो होता है, आप इसको भी मानिए, ये उस बात पे थोड़ा सा ये कह रहे थे कि एयरपोर्ट्स का इसलिए है, आज की डेट में कोई भी आदमी, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़ा इंडस्ट्री होता है, वो बाय रोड नहीं ट्रेवल करना चाहता या बाय रेलवे नहीं वो करना चाहता, उसने बॉम्बे से आना है या साउथ से आना है, तो वो एयरवे ही उसके लिए सबसे फास्टेस्ट मीडियम है। तो उसको दूसरा ये चाहिए होता है कि जो जिस स्टेट में वो काम, वो डिस्प्यूट नहीं चाहता, ना तो वर्कर्स यूनियन वहां पे बहुत ज्यादा वो इंटरफेरेंस करे, लॉ एंड ऑर्डर का इशू बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आए दम का जो उगाही बगाही जो चलती है वो नहीं होनी चाहिए, और पावर टैरिफ जैसे हैं वो थोड़े मिनिमम हो। तो आपको वो माहौल पहले बनाना पड़ेगा, उसके लिए पॉलिसी फ्रेम्स जो करे जाते हैं वो ऐसे एक्सपर्ट्स द्वारा किए जाते हैं कि अगर मान लीजिए किसी में एडवांटेज है हिमाचल को बाकियों की बनिस्बत,
तो उस इंडस्ट्री को ज्यादा आगे रख करके आपको प्लानिंग में उसको डालना है, फोकस उसी इंडस्ट्री पे ज्यादा रखना है। ठीक है। और दूसरी है, हमारे यहाँ पे स्मॉल स्केल का ज्यादा है, हमारे यहाँ बड़े उद्योग नहीं लग सकते हैं, हमारे यहाँ पे छोटे उद्योग ज्यादा लगेंगे। अब वो उसमें पोल्यूशन के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो क्लियरेंस कितनी जल्दी मिलती है। हमारे यहाँ होटल, इसको भी आप इंडस्ट्री मान सकते हैं कि अगर टूरिज्म में आते हैं तो एक सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री का नाम है। अभी बीपीओ इंडस्ट्री जो है चंडीगढ़ में थी, वो हिमाचल में आ सकती थी। हमारे यहाँ पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनमें रोजगार अच्छे से उसमें कोई मॉनिटरिंग सरकार की नहीं है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं जो छोटे रूप में हिमाचल के थोड़े अंदर तक आ सकती है, डीप तक आ सकती है। चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे हैंडलूम इंडस्ट्री है कुल्लू में, बहुत अच्छे से काम कर रही है, हमारा एक्सपोर्ट और उसमें काफी अच्छा आंकड़ा है। तो इसी तरह से जो आपकी एग्रो और बाकी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, उसमें भी अब जा करके सरकार को नए तरीके से सोचना पड़ेगा कि कहां से हमारे बिल्कुल। पास कौन सी जगह पे बिल्कुल, लोग आ सरकार सकते को हैं। तो नए तरीके से सोचने की जरूरत है कि हिमाचल में ज्यादा से ज्यादा निवेश कैसे आए, और निवेशकों के हिसाब से वहां ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग जो हैं प्रदेश में आए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। वक्त की कमी है तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, रेल, रोड, ये बहुत अहम है किसी भी स्टेट के लिए, ताकि वहाँ निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।